हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। हमको टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सभी असाइनमेंट का आंसर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न पहला है, मुगल कालीन भारत में कृषि और कृषकों की क्या स्थिति थी, लिखिए। उत्तर है, भारतीय इतिहास में मुगल काल में कृषिगत तकनीक में प्रगति के संकेत मिलते हैं। तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विविध कृषि यंत्रों द्वारा भारतीय कृषक खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। मुगल कालीन कृषि कर्म में अपनाई जा रही तकनीकों यथा सिंचाई, कृषि यंत्रों के प्रयोग, खाद बीज आदि के प्रयोग, फसलों के रोपण तथा उत्पादन एवं अनाज के भंडार और संरक्षण के विशिष्ट तकनीक विकसित अवस्था में थी। प्राचीन काल की भांति मुगल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। मुगल साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या गांवों में निवास करते थे, जिसमें कृषि पर आधारित वर्ग ही बहुतायत थी। लघु उद्योग एवं व्यापार आदि की अच्छी वृद्धि के बाद भी तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों में कृषि कार्य सर्वोपरि था। प्रश्न दूसरा है, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप क्या था, लिखिए। उत्तर है, भारत में भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व बहुत पुराना था। जमीन में स्वामित्व के अधिकार हर समय बनाए जा रहे थे। परंपरा यह थी कि जो कोई भी पहली बार खेती के तहत ज़मीन लाता था उसे उसका मालिक माना जाता था। मध्ययुगीन काल में काफ़ी खेती योग्य बंजर भूमि उपलब्ध थी। किसी नए गांव को बसाना या किसी गांव से संबंधित बंजर भूमि में खेती करना और इन ज़मीनों का मालिक बनना लोगों के लिए मुश्किल नहीं था। ज़मींदारों के एक बड़े हिस्से के पास कई गांवों से भू राजस्व इकट्ठा करने का वंशानुगत अधिकार था। इसे उनका लंबा कुआं या उनकी ज़मींदारी कहा जाता था। भू राजस्व एकत्र करने के लिए ज़मींदारों को भू राजस्व का एक हिस्सा मिलता था, जो कुछ क्षेत्रों में 25% तक जा सकता था और था। ज़मींदार उनकी ज़मींदारी से युक्त सभी ज़मीनों का मालिक नहीं था। जिन किसानों ने वास्तव में भूमि पर खेती की, उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक वे भू राजस्व का भुगतान नहीं करते। इस प्रकार ज़मींदारों और किसानों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे। आंकड़े शायद अधीनस्थ राज्यों की ताकत भी शामिल करते हैं। प्रश्न तीसरा है, मुगल काल में ज़मींदारी प्रथा पर विस्तृत लेख लिखिए। उत्तर है, वे मनसबदार जिनको राज्य की सेवा के बदले में नकद वेतन देने के बजाय राजस्व क्षेत्र, जिन्हें जागीर नाम से जाना जाता है, दिया जाता था, जागीरदार कहलाते थे। मुगल साम्राज्य के दौरान जमींदार कुलीन वर्ग के थे और शासक वर्ग का गठन किया। बादशाह अकबर ने उन्हें मनसब दिए और उनके पैतृक क्षेत्र को जागीर माना गया। मुगल काल में ज़मींदारों की समृद्धिपूर्ण स्थिति का कारण था उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन। इस ज़मीन पर ज़मींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। इन पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। ज़मींदार अपनी मर्जी से इन ज़मीनों को बेच सकते थे। ज़्यादातर ज़मींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियों, किले, तोपखाने, घुड़सवार तथा पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। ज़मींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त होते थे। मध्यकालीन शासकों ने ज़मींदारों के अधिकारों को वैधता प्रदान की। साथ ही यह प्रयास भी कि वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व वसूल करें। जमींदार ग्रामीण समाज में शोषण करने वाला एक वर्ग था, किंतु उसकी आक्रांता पर राज्य का प्रतिबंध था। मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, जैसे वतन जागीर एवं अलतमगा जागीर। वतन जागीर वह जागीर होती थी जो आनुवंशिक राजाओं और ज़मींदारों को उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी।
अलतमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय से हुई थी। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण सावनीह निगार था जो जागीरदारों की कार्यवाहियों और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। जागीरों में भू राजस्व प्रशासन से संबंधित चौधरी और कानूनागो नामक वंशानुगत अधिकारी होते थे। जागीरों और हस्तांतरित किया जा सकता था। यह एक मनसबदार के पास सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती थी। प्रश्न चौथा है, मुगल शासक अकबर की भूमि बंदोबस्त और कर निर्धारण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर है भूमि बंदोबस्त। मुगल साम्राज्य के राजस्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय अथवा शाही तथा स्थानीय अथवा प्रांतीय। स्थानीय राजस्व स्पष्ट है, बिना केंद्रीय सरकार के वित्त संबंधी अधिकारियों से पूछे ही वसूला तथा खर्च किया जाता है। विभिन्न छोटे छोटे करों से प्राप्त किया जाता था जो उत्पादन एवं उपभोग, व्यापार एवं धंधों, सामाजिक जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा सबसे अधिक परिवहन पर लगाए जाते थे। केंद्रीय राजस्व के प्रधान साधन थे भूमि राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकारी, लूट एवं हर्जाना, उपहार, एकाधिकार तथा प्रत्येक मनुष्य पर लगने वाला कर। इनमें पुराने जमाने की तरह राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था भू राजस्व। मुगलों के समय भी भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं वरना उत्पादन और उपज पर कर होता था। आइन ए अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। मुगल शासन में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और मालवाजिब का प्रयोग किया जाता था। खराब शब्द की नियमित रूप से चर्चा नहीं मिलती थी। उन्होंने मापन इकाई के मानकीकरण का आदेश दिया और तथाकथित इलाही गज को भूमि माप की निश्चित इकाई बनाया गया। यह इलाही गज लगभग 41 अंगुल के बराबर था और शेर शाह द्वारा इस्तेमाल किए गए सिकंदरी गज से छोटा था। गज भूमि की माप के रूप में सिकंदर लोदी के समय में अपनी उत्पत्ति पाता है। भूमि की सीमा को परिभाषित करने और अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली भ्रष्टाचार को कम करने में सभी प्रकार की अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए भूमि माप के मानकीकरण को अपनाया गया था। कर निर्धारण प्रणाली। दहसाला भूमि कराधान की एक भारतीय प्रणाली है जिसे अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में पेश किया गया था। यह प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडर मल द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें गुजरात में 1573 ईस्वी में नियुक्त किया गया था और इसने एक कर संग्रह की प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद की। दहसाला प्रणाली की स्थापना से पहले यह प्रणाली अव्यवस्थित थी और अराजक रूप में थी। इसके कई कारण थे। एक यह है कि अधिकांश भूमि धनी और बड़े जमींदारों और जागीरदारों अधिकार के स्वामित्व में थी, जो अपना खुद का भू राजस्व एकत्र करते थे और संग्रह का अधिकांश हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी सरकार को दो, जिसका मतलब था कि सरकार को बड़ा नुकसान होगा। दूसरा कारण यह है कि सरकार के स्वामित्व वाली भूमि राज्य के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए इसका मतलब था कि सरकार को जिन ज़मीनों को बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। इसके अलावा पिछली भू राजस्व प्रणाली की विफलता का एक मुख्य कारण यह है कि भूमि के काश्तकारों को यह नहीं पता था कि उनके पास किस प्रकार की भूमि है, इसे कैसे मापा जाता है, यदि वे चाहते हैं तो उन्हें नकद के रूप में कितना भुगतान करना होगा, उपज के बदले नकद भुगतान करना। इन कारणों का मतलब था कि सरकार और किसान बदले में हारेंगे और लोगों को भी खो देंगे।
इस अवधि के दौरान 3 प्रणालियाँ थी, दहसाला प्रणाली, नास्क और गल्ला बख्शी। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।